हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपने टेस्ट सीरीज का बायोलॉजी का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। इसमें मैं इंग्लिश का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। डिटेल सॉल्यूशन होगा, मतलब हर एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो ऑप्शन क्यों नहीं हुआ और ये वाला जो आंसर है वो क्यों है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से अपना क्वेश्चन हम फिनिश कर लेते हैं। क्योंकि इंग्लिश है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें मीनिंग्स बतानी है कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है। अगर आपको ये आ गया तो इंग्लिश का क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड का हमें अपोजिट बताना है। तो एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, मतलब कोई चीज बढ़ रहा है तो हम उसको कहते हैं एक्सपैंड हो रहा है। तो हमें उसका अपोजिट बताना है। पहले में दिया हुआ है कंट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। इन लार्ज का मतलब भी कोई चीज अपनी साइज बड़ी कर रही है। वाइडन का मतलब कोई चीज अपनी साइज ही बड़ी कर रही है, एक तरीके से अपनी चौड़ाई बढ़ा रही है। तो हमें उसका अपोजिट बताना था। उसका अपोजिट होगा सिकुड़ना। फैलना का अपोजिट होगा सिकुड़ना। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। दूसरा दिया हुआ है एट द टॉप ऑफ हेड मीन्स। एट द टॉप ऑफ हेड, सबसे पहली चीज ये एक इडियम है, यानी कि मुहावरा है। तो मुहावरे का एक खुद खुद का मीनिंग होता है। आप उसको अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर आप वर्ड्स की मीनिंग जानकर आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक मीनिंग स्पेशल सेट की जाती है मुहावरों की। इसलिए इडियम्स और फ्रेजेस आपको जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। या तो बहुत ज़्यादा आप इंग्लिश की पढ़ाई किए हो, मतलब बुक्स पढ़े हो जिसमें इडियम्स फ्रेजेस यूज हुए हो कहीं ना कहीं बीच में। इंग्लिश मीडियम वाले अक्सर ये काम करते हैं। तो एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब होता है इमीडिएटली, कोई काम बहुत तेजी से करना। तो जब कोई काम बहुत तेजी से करना तो हमें इसमें खोजना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन शुरू है, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला दिया हुआ है हेजिटेटिंग, मतलब हिचकिचाना। दूसरा दिया हुआ है इमीडिएटली, मतलब बहुत जल्दी काम करना। विद कॉशन, बहुत ही सावधानी से कोई काम करना। और डी ऑप्शन दिया हुआ है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिनों के बाद कोई काम करना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा इमीडिएटली होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब बहुत तेजी से या बहुत जल्दी, इंस्टेंटली कोई काम करना। अब अगर कोई इंस्टेंटली काम कर रहा है तो उसके पास हेजिटेशन तो नहीं होगा। हेजिटेशन जो करेगा वो उसके पास इंस्टेंटली काम करने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा, हेजिटेटिंग एकदम उसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच इज कॉल्ड। कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात करता हो। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज ये है कि ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात करता हो उसको हम क्या कहते हैं। तो पहला दिया हुआ है इंट्रोवर्ट, ये पूरी तरीके से गलत है। इंट्रोवर्ट किसी से भी बात नहीं करते हैं, वो अपने आप में खुश होते हैं। दूसरा दिया हुआ है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो बहुत सोशल होते हैं, किसी से घुल मिल जाते हैं या कोई एक्टिविटी बहुत घुल मिल के करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हम आगे के दो ऑप्शन देखेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमेशा चार ऑप्शन में से हम सबसे सटीक आंसर जो होता है वो लगाते हैं। तीसरा दिया हुआ है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात करता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात करता हो। तो सबसे सटीक आंसर हमारा सी वाला होगा, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट जो है उसका मतलब होता है कि कोई जो बहुत सोशल हो, मतलब आसपास के लोगों से बहुत मिलता जुलता हो, उनसे बातें करता हो। लेकिन गरुलस का मतलब स्पेसिफाइड है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात करता हो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट बहुत लोग यहाँ पर लगाकर आएंगे, जिनको गरुलस का मतलब नहीं पता होगा वो एक्सट्रोवर्ट लगाएंगे, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर जो है गरुलस है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। डी साइलेंट दिया हुआ है, ये तो पूरी तरीके से गलत है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स ऑफ एक्यूरेट। हमें एक्यूरेट का सिनोनिम्स बताना है। तो एक्यूरेट का मतलब होता है परफेक्ट, कोई काम परफेक्ट हो या एकदम एग्जैक्ट सही तरीके से काम हो रहा हो। तो हम देख लेते हैं कौन सा होगा। पहले में दिया हुआ है एग्जैक्ट, दूसरे में इनकरेक्ट, तीसरे में रॉन्ग दिया हुआ है और चौथे में अप्रॉक्सीमेट दिया हुआ है। ये तीनों ही एक तरीके से उससे बहुत उल्टा आंसर बता रहे हैं। मतलब या तो गलत काम हो रहा है, यहाँ भी गलत काम हो रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट काम हो रहा है, मतलब आसपास में जा रहे हैं पर सही नहीं हो रहा है। लेकिन एक्यूरेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, जो काम एकदम सही तरीके से हो। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।
उसके बाद दिया हुआ है सी इज फॉन्ड म्यूजिक, बीच में हमें कुछ भरना है, या तो कहें तो प्रीपोजिशन कंजक्शन जो कुछ भी भरना हो, लेकिन कुछ भरना है हमें। सी इज फॉन्ड म्यूजिक, तो फॉन्ड के साथ हमेशा याद रखिएगा, फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, वो कहीं पर भी यूज हो रहा होगा, फॉन्ड के साथ ऑफ होता है। सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मतलब वो म्यूजिक का बहुत शौकीन है। अब ऑन अगर आप लगा देंगे म्यूजिक पर बहुत शौकीन है, ऑफ लगाएंगे तो सही है, इन म्यूजिक में शौकीन है, एट लगाएंगे तो एट जो है किसी चीज की पोजीशन के बारे में बताता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ऑफ होगा। सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक की बहुत शौकीन है। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक मीन्स, कह रहा है अ पीस ऑफ केक मीन्स, तो ए पीस ऑफ केक यहाँ पर फिर से एक फ्रेज या इडियम का यूज किया गया है, उसका मतलब होता है जो बहुत ही इजी हो। मतलब जैसे हम कहते हैं अ पीस ऑफ केक, या बाएं हाथ का खेल है, हिंदी में हम कहते हैं बाएं हाथ का खेल है, समथिंग जो बहुत इजी हो करने में। तो हमारा पहला वाला दिया हुआ है समथिंग वेरी इजी, जो बहुत ही इजी हो, कोई काम ऐसा है जो बहुत आसान हो, हम उसे कहते हैं। अ पीस ऑफ केक में बी वाला दिया हुआ है अ डिलीशियस डिजर्ट, मतलब एक खाने वाली चीज को बता रहा है, बहुत स्वादिष्ट खाना। समथिंग एक्सपेंसिव, कोई चीज बहुत जो महंगी हो, और अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बहुत कठिन काम हो। तो ये तो उल्टा बता रहा है, ये इसका कोई रिलेशन ही नहीं है इन दोनों का। तो अ पीस ऑफ केक समथिंग वेरी इजी, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर इंग्लिश है तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी, जैसे कि इसमें जो भी इडियम्स और फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, जो मैं बता रहा हूँ उनको याद करना होगा, ताकि अगर कहीं पर भी इससे मिलता जुलता वर्ड आ जाए तो आपका उसमें गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो सबसे पहले जब भी मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियोस में बताता हूँ स्पेलिंग वाला, उसमें कहता हूँ कि आप जो भी दिया हो उसका करेक्ट वर्ड मीनिंग बगल में लिख लीजिए। तो करेक्ट वर्ड मीनिंग जो होता है कमिटमेंट का, वो होता है COMMITMENT, ये सही वर्ड मीनिंग होता है कमिटमेंट का। हम ऑप्शन में यही खोजेंगे। पहले में दिया हुआ है COMMIT दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर लिख रखा है सिंगल टी, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। दूसरे में दिया हुआ है COMMITMENT, ये ऑप्शन हमारा सही है। तीसरे में दिया हुआ है COMITTMENT, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एम का यूज किया हुआ है। लास्ट में दिया हुआ है COMI, यहाँ पर आई एम भी सिंगल यूज किया हुआ है और टी भी सिंगल यूज किया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा भी गलत हो गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, करेक्ट आंसर बी होगा। कमिटमेंट की स्पेलिंग जो होती है बी वाला जो दिया है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम्स ऑफ कंसील, हमें कंसील की एंटोनिम्स बतानी है। एंटोनिम्स का मतलब उल्टा बताना होता है। कंसील का जो मतलब होता है वो होता है छुपाना, कोई चीज जो हम छुपा रहे हों तो उसको हम कहते हैं कंसील। तो हमें उल्टा बताना है, मतलब ऐसा चीज जो हम दिखाना चाहें। तो अगर इसका उल्टा बताना है तो हमें वो चीज खोजना पड़ेगा जिसका मतलब हो कि कोई चीज शो ऑफ करना, दिखाना। तो हम देख लेते हैं, हाइड का मतलब छुपाना होता है, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। शो दिखाना, मतलब ये इसका एंटोनिम्स है। सीक्रेट रखना, ये भी सिनोनिम्स हो जाएगा। कवर करना किसी चीज को, ये भी छुपाना ही होता है, तो ये भी सिनोनिम्स हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आएगा बी आएगा। शो मतलब दिखाना होता है, दिखाना। कंसील का मतलब कोई चीज छुपाना होता है, कोई चीज छुपाना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, कह रहा है कि इन सेंटेंसेस को हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हु सीक्स हेल्प, काउंसलिंग इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स बाय प्रोफेशनल मेंटर्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना होता है कि मेन हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग पॉइंट तब मिलेगा जब आप चारों सेंटेंसेस का मतलब समझ जाएंगे कि इसमें करना क्या चाह रहा है। जो पैराग्राफ बनेगा या जो पूरा एक सेंटेंस बनेगा उसका मतलब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर चारों सेंटेंस को जब मैंने पढ़ा तो उससे मुझे पता लगा कि कुछ स्टूडेंट हैं, उनको काउंसलिंग दी जा रही है। किसके द्वारा? प्रोफेशनल्स के द्वारा। मतलब प्रोफेशनल के द्वारा कुछ स्टूडेंट को काउंसलिंग दी जा रही है, और पहले ही लाइन में बता रखा हु सीक्स हेल्प, वो उन स्टूडेंट को दिया जा रहा है जिनको हेल्प की जरूरत है या जो हेल्प चाहते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा कि काउंसलिंग दिया जा रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे किसके द्वारा दिया जा रहा है,
और उसके बाद लिखेंगे किसको दिया जा रहा है, फिर हम लिखेंगे क्यों दिया जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो तो सबसे पहले काम क्या किया जा रहा है, काउंसलिंग दी जा रही है, काउंसलिंग इज प्रोवाइडेड, क्यों हमारा ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहले हम इसको लिखेंगे। कौन दे रहा है, बाई प्रोफेशनल मेंटर्स, प्रोफेशनल मेंटर्स के द्वारा दिया जा रहा है, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। किसको दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, ये हमारा तीसरा होगा। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उनको हेल्प की जरूरत है, तो चौथा हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा होगा, क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी ऑप्शन हमारा होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्यू एस आर पी। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरीके से खोजेंगे। सबसे पहले ट्राई करेंगे कि इन सब का मतलब समझ में आ जाए, ताकि एक सेंटेंस फॉर्मेशन या एक पैराग्राफ फॉर्मेशन आप कर सकें, और उसके बाद आप उसमें से स्टार्टिंग पॉइंट को खोज सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू ब्रेव, मतलब हमें ब्रेव का सिनोनिम्स बताना है, ब्रेव का सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना। तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, हिंदी में इसको बहादुर कह सकते हैं हम, ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। तो फियरलेस दिया हुआ है, सही हो सकता है। कावर्ड का मतलब होता है कायर, जो बहुत डरपोक हो। वीक का मतलब होता है कमजोर, और नर्वस का मतलब होता है जो एक तरीके से बहुत कमजोर फील कर रहा हो उस टाइम पे, उसको हम नर्वस कहते हैं, घबरा गया हो जो, उसको हम नर्वस कहते हैं। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं ब्रेव का। तो फियरलेस, जिसे डर ना लगता हो, फियरलेस का मतलब जिसे कोई डर ना हो, हम उसे ब्रेव कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, ये फिर से हमें इडियम्स दिया हुआ है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है बहुत रात तक काम करना। इसको लिया कहाँ से गया है, बर्न द मिडलाइट ऑयल, मतलब रात में लैंप जला के एक तरीके से काम करने को हमें एक इडियम बना दिया गया है, हम उसको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब बहुत देर तक काम करना, या जो बहुत देर तक काम करता हो, रात तक काम करता हो। तो हम देख लेते हैं कौन सा होगा। टू स्लीप अर्ली, ये अपोजिट है। टू वर्क लेट एट नाइट, ये हो सकता है। टू वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट करना। टू एंजॉय लीजर, लीजर को एंजॉय करना, तो ये भी ये मैच ही नहीं कर रहा है कोई खास यहाँ पर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा टू वर्क लेट एट नाइट। यहाँ से मिड नाइट से आप पता लगा सकते हैं, बर्न द मिड नाइट ऑयल, रात में लैंप जलाना, लैंप जला के काम करना, यहाँ पर इसका मीनिंग निकल सकता है। लेकिन मैंने बता दिया है आपको कि आपको इडियम्स फ्रेजेस एक तरीके से याद रहेंगे तभी आपके हो पाएंगे, नहीं तो उनके आंसर सही लगना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है और हम वर्ड से मीनिंग खोजने की कोशिश करते हैं, जो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। तो ये सीधी सी बात है, हम सभी जानते हैं, और अधिकतर टाइम पूछा जाता है, जब भी हम फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें पूछा जाता है, तो हम लगाते हैं इलिटरेट या लिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है जो व्यक्ति ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। लिटरेट का मतलब जो दोनों कर सकता है। स्कॉलर का मतलब जो बहुत ज़्यादा विद्वान हो, और इंटेलिजेंट का मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग हो, जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। तो इसमें से सबसे सटीक आंसर हमारा होगा इलिटरेट, जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता या लिख नहीं सकता या दोनों नहीं कर सकता, हम उसे इलिटरेट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट टू जेन्युइन, जेन्युइन का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। तो जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जेन्युइन का मतलब होता है रियल, तो इसका अपोजिट होगा जो चीज़ वास्तव में नहीं है, इसका मतलब रियल होता है, सही चीज़ होता है। तो जेन्युइन का अपोजिट क्या होगा, जो चीज़ वास्तव में ना प्रेजेंट हो। तो पहला दिया हुआ है रियल, इसका ये सिनोनिम्स हो गया। फेक, कोई चीज़ फेक है तो जेन्युइन का अपोजिट हो सकता है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ये एक तरीके से जेन्युइन से मैच करता है। पेवर का मतलब भी जेन्युइन से मैच होता है, कोई चीज़ पेवर है मतलब जेन्युइन चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर फेक जो है ये इसका एंटोनिम्स होगा, अपोजिट वर्ड होगा फेक। आई विल वेट यू कम बैक, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, लिखा हुआ है आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, यू कम बैक। सेंटेंस में बताया हुआ है कि मैं इंतजार करूंगा, यू कम बैक, तुम वापस आ जाओ। तो हमें इसे जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। पहली चीज आपको ये
सोच लेना है कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। हम इन दोनों को जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखेंगे जिससे ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक अच्छा अलग अपना खुद का मीनिंग देने लगे। अभी ये दोनों अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, इसका मतलब ये हो गया यू कम बैक, तुम वापस आ जाओ। ये अलग दोनों मीनिंग दे रहे हैं। तो ऐसे में हम कंजक्शन का यूज करते हैं। हम यहाँ पर कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? हम एक मीनिंग बना सकते हैं, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते हो। तो यहाँ पर हम जब तक भर सकते हैं। जब तक का जो इंग्लिश में होता है वो अंटिल होता है। यहाँ सी ऑप्शन में दिया हुआ है अंटिल। अगर हम यहाँ एंड भरने की कोशिश करेंगे तो ये कहेगा आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा एंड यू कम बैक, और तुम वापस आओ। सही कंटेक्स्ट नहीं देगा, ये सही सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करेगा। सो का मतलब ही यहाँ पर कोई नहीं बनता है, बट का मतलब भी कुछ नहीं बनता है। तो हमें यहाँ पर सोच समझकर ही भरना होगा। इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं एक्चुअल में, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, इन सब का बहुत ज़्यादा रूल्स है। अगर उनको आप पढ़ेंगे तो अभी आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कई सारे कंजक्शंस हैं, कई सारे इंटरजेक्शंस हैं, कई सारे प्रीपोजिशंस हैं, सारे आप नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आपने पहले से इंग्लिश पढ़ रखी है तो ऑटोमेटिक ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर द वेदर मीन्स। अंडर द वेदर मीन्स का मतलब होता है फील सिक, जो बीमार फील कर रहा हो, अपने आप को बीमार फील कर रहा हो, उसका हम इडियम्स लिखते हैं अंडर द वेदर। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ये इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। अब अंडर द वेदर का हम अगर कभी नहीं सुने हैं इसको, तो हम इसका मतलब कभी भी नहीं बता पाएंगे कि इसका मतलब बीमार भी हो सकता है। क्योंकि अंडर द वेदर कोई सेंस ही नहीं बनता कि टू फील सिक, लेकिन हमने इडियम्स बना रखा है तो उसी हिसाब से फिर हम आंसर को लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है टू फील सिक, हमारा यही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। हमें फिर से यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो उस करेक्ट स्पेलिंग बताने के लिए सबसे पहले मैंने कहा था कि हम स्पेलिंग लिख लेंगे कि कौन सा सही हो सकता है, लेकिन वो तब लागू होता है जब चारों ऑप्शन में एक ही वर्ड की मीनिंग गलत दिया हो। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर रखा है, यहाँ पर चारों वर्ड्स अलग अलग लिख रखे हैं और हमें इसमें से पहचानना है कि कौन सा वर्ड सही लिखा है। यूपी सीनेट में इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चारों वर्ड्स डिफरेंट कर देगा और कहेगा इसमें से कौन सा सही है। तो हमें खुद यहाँ पर खोजना पड़ेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। हमसे यहाँ पर कहा मिस स्पेल्ड, मतलब जिसकी स्पेलिंग गलत हमें वो पहचानना है। तो हम देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो, तो NECESSARY, नेसेसरी की एकदम करेक्ट स्पेलिंग लिखी गई है। स्पेलिंग में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मीनिंग करेंस की जो स्पेलिंग होती है वो होती है OCCURRENCE, लेकिन यहाँ पर उसने डबल आर नहीं लगाया है, तो हमारा ये स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर ये सही है, दूसरा वाला गलत है। तीसरा दिया हुआ है एम्बेरस। एम्बेरस का मतलब शर्माना या कोई काम करके शर्मा गया हो, तो EMBARRASS एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो हमारा ये भी सही है। सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग करना, SEPARATE। सेपरेट में एक्चुअल में लोग गलती कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या गलती होती है। सेपरेट में हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। सेपरेट में दोनों जगह ए का यूज होता है, पी के बाद भी और आर के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है चूज द सिनोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का सिनोनिम्स बताना है। तो रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज, बहुत तेजी से काम करना, या कोई जो बहुत तेज हो, बहुत स्पीड में चलता हो। रैपिड का एक्चुअल मतलब स्पीड ही होता है। तो हम देख लेते हैं, हमें सिनोनिम्स बताना है, मतलब सेम मीनिंग वाला। फास्ट हो सकता है, स्लो नहीं हो सकता, लेजी भी। फास्ट का मतलब बहुत तेजी से काम करने वाला, बहुत तेज हो जो, तो हमारा सिनोनिम्स यही होगा। स्लो धीमा हो गया, लेजी जो लेजी है वो फास्ट कैसे हो सकता है। और वीक का मतलब होता है कमजोर, अगर कोई कमजोर है तो वो बहुत तेजी से काम नहीं कर सकता, रैपिडली काम नहीं कर सकता। अ स्पीच गिवन एट अ फ्यूनरल इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक ऐसा स्पीच जो फ्यूनरल के टाइम पर दिया गया हो या किसी के फ्यूनरल पर दिया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं। तो फ्यूनरल पर जो स्पीच दिया जाता है वो इवोलॉजी होता है। इनका नाम आपको याद रखना होगा, इवोलॉजी होता है, इसको हम कहते हैं
फ्यूनरल पर जो स्पीच दिया जाता है। डायलॉग जो होता है, डायलॉग भी एक तरीके का स्पीच ही होता है, लेकिन उसे हम पहले से लिख के बोलते हैं। डिबेट जो होता है कई लोगों के बीच में होता है, उसे हम डिबेट कहते हैं। उस पे एक टॉपिक फिक्स होता है कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इवोलॉजी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसका मतलब होता है फ्यूनरल पर दिया हुआ स्पीच। लेक्चर, लेक्चर का मतलब होता है किसी क्लास में बच्चों को पढ़ाना। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है बहुत मजबूती से कहीं पर खड़े रहना, या फिर किसी चीज को, किसी पेन को बहुत मजबूती से सहना। तो पहला दिया हुआ है टू क्राई लाउडली, रोना। तो ये हो ही नहीं सकता, यहाँ बहादुरी की बात कर रहा है, और पहले ऑप्शन में यहाँ रोने की बात कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। टू एंड्योर पेन ब्रेवली, पेन को बहुत बहादुरी से सहना, ये हो सकता है। टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर कोई बहुत बहादुर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने बचेगा नहीं, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी वाला होगा यहाँ पर, टू एंड्योर पेन ब्रेवली। टू एंजॉय, यहाँ पर इसका कोई खास मतलब नहीं है, मैच नहीं कर रहा ये। टू एंजॉय यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन कह रहा है द बुक इज प्लेस्ड टेबल, मतलब एक बुक को बता रहा है कि बुक टेबल पर रखी हुई है। इसके लिए हमें पोजीशन बताना होगा। इसके पहले एक क्वेश्चन में मैंने बताया था जब हम पोजीशन की बात करते हैं तब हम एट का यूज करते हैं, लेकिन हम सिचुएशन को देखते हैं कि क्या बता रहा है। उसने डायरेक्ट बता रखा है टेबल पर रखी है। अगर हमसे कहता कि टेबल पर कॉर्नर पे रखी है, तब हम लगाते कि ऑन द टेबल एट द राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर, इस तरीके से हम बताते। मतलब क्या हुआ, एट जो है ये स्पेसिफिक पोजीशन को बताता है, स्पेसिफिक लोकेशन को बताता है, और ऑन जब हम यूज करते हैं तो ये पोजीशन को बताता है, नॉर्मल पोजीशन को। किसी चीज के ऊपर अगर कोई चीज रखी हुई है, किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो हम देख लेते हैं बुक इज प्लेस्ड टेबल, मतलब बुक टेबल पर रखी। उसने कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन की बात नहीं की कि बुक किस कॉर्नर पर रखी गई है, किस पॉइंट पर रखी गई है। तो हम यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे, बुक टेबल पर रखी हुई है, ऑन का यूज करेंगे। एट का यूज हम नहीं कर सकते। इसको मैंने पहले ही इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे पता है ऑन और एट दोनों एक साथ ऑप्शन में जरूर देगा, क्योंकि इन दोनों के यूज में कंफ्यूजन होता है। तो मैंने क्लियर कर दिया है एट तब यूज होगा जब आपको स्पेसिफिक लोकेशन या पोजीशन देगा, और ऑन तब यूज होगा जब डायरेक्टली कह देगा किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है। इन हो ही नहीं सकता क्योंकि टेबल के अंदर कोई चीज नहीं रख सकते हम। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड, फिर से हमें मिस स्पेल्ड वर्ड पता करना है, मतलब जो वर्ड गलत है हमें वो पता करना है। पहला दिया हुआ है मेंटेनेंस, दूसरा है डेफिनेटली, तीसरा है इन्वायरमेंट, चौथा है प्रिविलेज। हमें स्पेलिंग देख के अच्छे से समझना होगा और उसके बाद इसे बताना होगा इसमें से कौन सा गलत है। अब उसने पहले ही गलत पूछ रखा, मतलब 3 सही होंगे इसमें से। तो हम देख लेते हैं, पहला दिया हुआ है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में MEINTENANC एकदम सही दिया हुआ है। डेफिनेटली की बात करें तो DEFINATELY, जो डेफिनेटली की स्पेलिंग होती है, डेफिनेटली की स्पेलिंग होती है DEFINITELY, ये डेफिनेटली की करेक्ट स्पेलिंग होती है। हम एक्चुअल में उसे पढ़ते डेफिनेटली हैं, इसलिए उसने ऐसे ही दे रखा है डेफिनेटली। आप तुरंत इसको सही मान लेंगे और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। हमारा बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है, इसकी स्पेलिंग गलत है। डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली नहीं होता है। इन्वायरमेंट का स्पेलिंग सही दिया हुआ है। इन्वायरमेंट हम पढ़ते हैं लेकिन हम लिखते हैं इनवीरनमेंट, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और ये प्रिविलेज दिया हुआ है, प्रिविलेज की स्पेलिंग भी सही। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, अब हमें सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज और सरप्राइज। हमें अब क्या किया है, उसने चारों ऑप्शन में एक ही वर्ड दिया है, तो सबसे पहला रूल हम यूज करेंगे, हम करेक्ट स्पेलिंग सरप्राइज की लिख लेंगे। सरप्राइज की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है SURPRISE होता है, SURPRISE। तो हम ऑप्शन में खोल लेते हैं, ए ऑप्शन में ही दे रखा है, उसके अलावा सब में जेड दे रखा है दोनों में, और लास्ट में सरप्राइज लिखा है, तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सरप्राइज में जेड का यूज नहीं करते हैं, हम एस का यूज करते हैं। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या फिर आश्चर्य।
प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड, एक ऐसी जगह जहां पर चिड़िया रखी जाती हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो हमें ऑप्शन में खोजना होगा। एक्वेरियम जहां मछली रखी जाती हैं, एवियरी जहां चिड़िया रखी जाती हैं। केज में भी चिड़िया रह सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ चिड़िया ही रहे। अगर हम शेर को केज में बंद कर देते हैं तो हम उसे भी पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि हमने उसे केज में रखा है, यानी कि पिंजरे में रखा हुआ है। जू में सारे एनिमल्स रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बर्ड्स हो वहां पर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा एवियरी होगा। आपने साइंस में पढ़ रखा होगा क्लासिफिकेशन में एव्स, एव्स जो है बर्ड्स का क्लासिफिकेशन था वहां पे, उसी से लिया गया है एवियरी। एक्वेरियम मछली जहां रखी जाती हैं उनको कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी की मदद करता है और उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती किसी से कि कोई उसे कुछ देगा या उसको भी कोई हेल्प करेगा, तो ऐसा व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। हम देख लेते हैं। सेल्फिश, सेल्फिश व्यक्ति दूसरे की हेल्प कर ही नहीं सकता है। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है सेल्फलेस, एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फलेस हो, उसे कोई उसे कुछ करेगा कि नहीं, कोई उसकी मदद करेगा कि नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो किसी को देखता है कि कोई किसी को उसकी मदद की जरूरत है तो वह उसका मदद करता है। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति सेल्फलेस हो। उसके बाद है ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है सेल्फिश, जो अपने बारे में ही सोचता हो। उसके बाद है ईगोइस्ट, ईगोइस्ट का मतलब भी होता है जो सेल्फ सेंटर्ड हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता हो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बी वाला, जो सेल्फलेस होगा वही दूसरों की हेल्प बिना किसी रिटर्न की उम्मीद किए कर सकता है। यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन हो गए, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश का हुआ है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री फ्लोरेंस एकेडमी चैनल पर मिल जाएगा, कल सुबह तक वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और बाकी बचा नर्सिंग फाउंडेशन एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसको मैं कल 10-11 बजे तक आपको करवा दूंगा, तो आपके पांचों सब्जेक्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको सॉल्यूशन से कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट पेपर में हम उस तरीके से सॉल्यूशन कराएं। अगर आप बताएंगे कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है, इस तरीके से होनी चाहिए थी, तो हम उस तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको उस तरीके से समझाएं।